हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ भाई सब बढ़िया होंगे, तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी आपकी। चलिए भाई करते हैं क्लास की शुरुआत। क्लास के बेनिफिट्स, फर्स्ट पोर्शन में हमेशा की तरह मिलेगा आपको वोकैब पोर्शन, डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है, और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको एग्जाम में यही वर्ड्स एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। देन हम करेंगे उनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन की कि भाई ये जो वर्ड्स हैं ये हैं क्या, नाउन है, एडजेक्टिव हैं या फिर एडवर्ब हैं, क्या हैं। आगे हम सिनोनिम्स देख लेंगे और एंटोनिम्स देख लेंगे इनके। इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इसे एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं, जो आपके वोकैब के लेवल को बहुत अलग ले जाएंगे और बहुत बड़े लेवल पर आपकी वोकैब की प्रिपरेशन को बूस्ट करता है। सेकेंड पोर्शन में कवर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर, एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। डिटेल में द हिंदू का एक एडिटोरियल पढ़ेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और फिर आपको एग्जाम में जो अनसीन पैसेज आता है वो और अच्छे से समझ में आने शुरू हो जाएंगे, उनके आंसर आप बहुत अच्छे से फाइंड कर पाएंगे। देन कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर के एमसीक्यूज करेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मेट पर मिलेगा जैसा कि आपको एग्जाम में मिलता है। आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो, तो ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआरएस यानी कि पैराजम्पल। तो क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस आजकल हर एग्जाम में आ रहे हैं और काफ़ी डिफिकल्ट है इनको टैकल करना, लेकिन जब आप मेरे साथ में डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो और कुछ ट्रिक्स लगाते हो फिर ये चीज़ें भी ईजी हो जाती हैं और यहाँ पर भी आप फुल मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। फोर्थ पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वीडियो का, ट्रिक एमसीक्यूज प्रैक्टिस। जितना स्टार्टिंग में आपने वोकैब पढ़ा है बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, याद हो जाएगा, लेकिन वोकैब का नेचर होता है कि आप उसको भूल सकते हो। तो फिर आप भूलें ना, उसके लिए यहाँ पर ट्रिक एमसीक्यूज के साथ हल्के हल्के क्वेश्चन रहेंगे, उनके साथ में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी परमानेंट मेमोरी में चीज़ें जाएंगी और आपको उनको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो इस पोर्शन को मिस ना किए, सारे बच्चे लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ये अकेली क्लास ही काफ़ी है आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन को बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट करने के लिए, एक अलग ही लेवल पर ले जाइए, क्योंकि हर चीज़ का मैंने इसमें ध्यान रखा है। देखो फर्स्ट पोर्शन में आप वोकैब कवर करते हो, सेकंड में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, साथ के साथ आप ग्रामर सीख रहे हो यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर भाई साहब आपका क्लोज टेस्ट हो जाता है, ठीक है, फिफ्थ यहाँ पर PQRS हो जाता है, सिक्स्थ यहाँ पर पूरा वोकैब वाले पोर्शन में जो सेंटेंस आएंगे वहाँ पर भी मैं ट्रांसलेट करूँगा, ठीक है, ट्रांसलेशन। और जो एडिटोरियल आता है ना उसको तो मैं डिटेल में करता ही हूँ, तो ट्रांसलेशन भी साथ में चल रही है। सेवंथ यहाँ पर आपकी चल रही है और प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में भी क्वेश्चंस का लेवल देखोगे, वर्ड्स का, ये सारा कुछ भाई साहब सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि वोकैब का क्वेश्चंस इस क्लास से एग्जाम में आपके ना आए। 100% कह रहा हूँ भाई साहब, एग्जाम में यही वर्ड्स आते हैं, बिल्कुल उन्हीं वर्ड्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो भाई इतनी सारी चीज़ें एक सिंगल क्लास में मिल जाती हैं। 40 से 50 मिनट की वीडियो होती है, अगर उसको आप 1.5 पे या 2 पे देखोगे तो वो आधा घंटे में निमट जाएगा। तो आधा घंटा ये सुबह का आधा घंटा आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन को कहाँ ले जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। लगभग प्रैक्टिस कितनी होती है यहाँ पर, 10 क्वेश्चन तो होते हैं एडिटोरियल वाले पार्ट में और लगभग 25 के आसपास 35 क्वेश्चन आप डेली एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पर जब लगा रहे हो, क्लास कर रहे हो, ट्रांसलेशन कर रहे हो, वोकैब सीख रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, भाई साहब भर भर के नॉलेज इस क्लास में। तो इस क्लास को मॉर्निंग में ही लगा लिया करें, इसको मिस ना किया करें। बेनिफिशरीज किसके लिए क्लास है भाई, कौन इसका फ़ायदा ले सकता है? एसएससी के जितने एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो या कोई और भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आ रही है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस या सीएपीएफ और यूपीएससी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। भर भर के नॉलेज है इस क्लास के अंदर और सारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, तो ये आपको बहुत बड़े लेवल पर फ़ायदा देगा। ऑलराइट, चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। वोकैबुलरी वर्ड्स, आज का पहला वर्ड है हल्ट। वर्ब भी है, नाउन भी है, इसका मतलब होता है रोकना या फिर ठहराव। टू स्टॉप और ब्रिंग टू अ स्टैंड स्टिल, किसी चीज़ की गति रुक जाना, किसी चीज़ को रोक देना, थाम देना, उसको बोलते हैं हल्ट। हॉल और टी, दो वर्ड हो गए ना, हॉल और टी। ट्रैफिक जैम इन हॉल स्टॉप्स मूवमेंट, तो ट्रैफिक जाम जब हो जाता है तो पूरा मूवमेंट रुक जाता है, तो हॉल टी। अच्छा एक बात सुनो, हॉल है, हॉल के अंदर एक क्या हो गया, हॉल के अंदर एक अनाउंसमेंट हुआ और जैसे ही हॉल के अंदर अनाउंसमेंट हो तो सारे क्या हो जाएंगे, हल्ट हो जाएंगे, मतलब क्या, रुक जाएंगे। तो हॉल में अगर अनाउंसमेंट हो गया तो हल्ट हो गया, मतलब क्या, सारे लोग रुक गए, ठहर गए सारे लोग। इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश एक वर्ड था
हिल्टन, अब तो यूज़ नहीं करते इस वर्ड को, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में था, पुरानी इंग्लिश में हिल्टन। इसका मतलब होता था टू लिम्प और स्टॉप, रुक जाना, रोक देना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं हल्ट। उसी से बना है हल्ट। द प्रोटेस्टर्स फोर्स द पुलिस टू हल्ट ट्रैफिक। प्रोटेस्टर्स जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने क्या करा है, फोर्स करा पुलिस को कि वे ट्रैफिक को हल्ट किया जाए, ट्रैफिक को क्या करा जाए, रोक दिया जाए। स्टॉप, सीज एंड पोज मार्क करो। सीज को, सीज का मतलब रोकना, एक तरफ रुक रहा है तो इसका उल्टा रहेगा कंटिन्यू, एडवांस एंड प्रोसीड, तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है प्यूनिटिव, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है दंडात्मक। इंटेंडेड एज पनिशमेंट, पनिशमेंट के रूप में अगर कोई चीज़ है तो वो कैसी है, प्यूनिटिव है। प्यूनिटिव मतलब पनिश करना, पनिश करना मतलब प्यूनिटिव। प्यूनिट का मतलब है दंड। सो प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है, दंड देने वाला, कोई चीज़ दंड देने वाली है, दंड लेने के लायक है, तो उसको बोलते हैं प्यूनिटिव। लैटिन रूट है प्यूनिर, प्यूनिर से बना है, इसका मतलब होता है पनिश, ठीक है। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड प्यूनिटिव टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स। गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं क्या, गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं, लागू किए हैं प्यूनिटिव टैरिफ्स लगा रही है, टैक्स लगा रही है। प्यूनिटिव मतलब दंडात्मक, दंड दिया जा रहा है किस चीज़ पर, इम्पोर्ट्स पर। डिसिप्लिनरी, पीनल एंड रिट्रीब्यूटिव, तीनों वर्ड्स अच्छे हैं, तीनों को मार्क करेंगे, डिसिप्लिनरी को भी, पीनल को भी और रिट्रीब्यूटिव को भी, ठीक है, तीनों वर्ड्स अच्छे हैं, एग्जाम में उम्मीद है इनके आने की। एक तरफ तो भाई दंडात्मक है, अगर कोई काम करा जा रहा है उसका दंड दिया जा रहा है, दूसरी तरफ इसका उल्टा रिवार्डिंग है, रिहेबिलिटेटिव है एंड फॉरगिविंग है। मतलब क्या, रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा उस चीज़ के लिए, रिहेबिलिटेटिव है, एंड फॉरगिविंग, माफ़ कर दिया जाएगा, दंड नहीं दिया जाएगा। तो तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स, इसमें से आप रिहेबिलिटेटिव को मार्क करेंगे। नेक्स्ट, अगला वर्ड है स्पैनर। नाउन होता है बाधा या फिर पाना, एक औजार में पाना होता है, चाबी पाना, तो उसको भी बोलते हैं स्पैनर। वैसे तो बाधा का मतलब होता है, एक टूल के रूप में तो ये पाना है। दूसरा, फिगरेटिवली समथिंग कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन, कोई चीज़ अगर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है, बाधा ला रही है, तो उसको बोलते हैं स्पैनर। स्पैनर इन वर्क, वर्क में अगर कोई चीज़ बाधा डाल रही तो क्या, स्पैनर इन वर्क। हिज सडन रेजिग्नेशन थ्रू अ स्पैनर इन द प्रोजेक्ट, उसके अचानक से रिजाइन करने से, उसके अचानक से इस्तीफे से क्या हुआ है, थ्रू अ स्पैनर मतलब बाधा आ गई है प्रोजेक्ट के अंदर। ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शन, तीनों वर्ड्स अच्छे हैं और तीनों के तीनों एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, मार्क करेंगे तीनों वर्ड्स को। एक तरफ बाधा है तो इसका उल्टा रहेगा एड, यानी कि हेल्प, असिस्टेंस और सपोर्ट, तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स, जिसमें से आप असिस्टेंस को मार्क कर सकते हो। अगला वर्ड है डिटॉन्ट। नाउन होता है, इसका मतलब होता है संबंधों में सुधार, तनाव या तनाव घटाने को बोलते हैं डिटॉन्ट। ईजिंग ऑफ स्ट्रेन रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज, कंट्रीज के बीच में जो स्ट्रेन रिलेशनशिप है, खराब रिश्ते हैं, उनकी सुधार करने को, उनको ईज करने को बोलते हैं डिटॉन्ट करना। डी टेंस मतलब टेंशन को डी करना, मतलब कम करना, टेंशन को कम करना। फ्रेंच वर्ड था, फ्रेंच वर्ड डिटोंट, इसका मतलब होता है लूजनिंग करना, मतलब क्या, ढीला करना, कम करना, हल्का करना, ठीक है। द ट्रीटी मार्क अ पीरियड ऑफ डिटोंट बिटवीन द राइवल्स, ट्रीटी हुई है, कोई समझौता हुआ है, मार्क करता है वो क्या, एक पीरियड है। डिटोंट का मतलब क्या है, डिटोंट का मतलब होता है सुधार का, बिटवीन द राइवल्स, राइवल्स के बीच में रिश्तों में सुधार का एक पीरियड है, तो उस ट्रीटी के थ्रू, उस समझौते के थ्रू हुआ है। ट्रीटी को भी मार्क कर लो, एक अच्छा वर्ड है ये। ट्रूस मार्क करो, ट्रूस को, रिकॉन्सिलिएशन को भी मार्क करो, एंड अपीजमेंट, तीनों वर्ड्स बहुत अच्छे हैं भाई। वर्ड्स इस क्लास का मज़ा यही है, इतने काम के वर्ड्स, एग्जाम्पल भी आएंगे ना, सिनोनिम्स भी आएंगे, तो वो इतने काम के वर्ड्स मिलेंगे आपको कि वो एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। ट्रूस, रिकॉन्सिलिएशन एंड अपीजमेंट, तीनों को मार्क करेंगे। तीनों का मतलब होता है संबंध में सुधार करना, संधि करना। इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, हॉस्टिलिटी को मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट, अगला वर्ड है इंक्लाइंड। एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है झुका हुआ, इच्छुक, हैविंग अ टेंडेंसी और प्रेफरेंस, किसी तरफ झुकाव है, लगाव है, उसी को बोलते हैं इंक्लाइंड। इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, टिल्ट, झुका हुआ। भाई इंक्लाइन है अगर कोई चीज़ तो वो क्या, झुकी हुई है, तो इंक्लाइन का क्या मतलब होता है, किसी तरफ झुका हुआ होना। शी इज़ इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट द ऑफर, ऑफर को एक्सेप्ट करने में उसका क्या है, झुकाव है, यानी कि उसका रुझान है, उसका मन कर रहा है कि ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए। तो इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ होना, इच्छुक होना। प्रॉन, विलिंग एंड डिस्पोज्ड, तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स, इसमें से आप मार्क करेंगे प्रॉन को एंड डिस्पोज्ड को। डिस्पोज्ड कई बार एग्जाम में आया भी है। एक तरफ तो भाई झुका हुआ है, इच्छुक है, दूसरी तरफ अनविलिंग, कोई इच्छा नहीं है, एवर्स है, एंड डिसइंक्लाइन, डिसइंक्लाइन तो इसका डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा, एवर्स को इसमें से आप मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट, अगला वर्ड है डिक्टेट्स। नाउन होता है, इसका मतलब होता है हुक्म या फिर आदेश, ऑथोरिटेटिव डिग्री या फिर ऑफन हार्श।
डिक्टेटर क्या करता है? डिक्टेट करता है। डिक्टेटर कौन होता है? तानाशाह। तो वो क्या करता है? अपनी हुक्म देता है बस उस काम का, कि भाई कि एक हुक्म दे दिया है डिक्टेटर ने, अब उसका पालन किया जाएगा। डिक्ट का मतलब बोलने से संबंधित होता है, और बोलना मतलब आदेश देना। लैटिन रूट है डिक्टेर, इसका मतलब होता है कहना या फिर कमांड करना, तो उसी से बना है डिक्टेट। द एम्प्लॉयज रेजिस्टेड द मैनेजमेंट्स डिक्टेट्स। एम्प्लॉय ने रेजिस्ट किया है। रेजिस्ट का मतलब होता है क्या? विरोध किया है। रेजिस्ट मतलब विरोध किया है मैनेजमेंट के डिक्टेट्स, उसके जो हुक्म था, उसका जो तानाशाही थी, उस चीज़ से क्या किया है? रेजिस्ट किया है, विरोध किया है। ऑर्डर, एडिक्ट एंड मैंडेट, मार्क करेंगे मैंडेट को, ऑर्डर ही होता है इसका मतलब। एडिक्ट को भी मार्क करेंगे, एडिक्ट, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। ऑर्डर तो पता है आपको, दोनों को मार्क करेंगे। एक तरफ तो हुक्म है, आदेश है, उसका तो पालन करना ही करना है। दूसरी तरफ रिक्वेस्ट करी जा रही है। अब रिक्वेस्ट में तो ये है ना कि आप करना चाहें तो कर दीजिए, नहीं करना चाहें तो ना करें। तो रिक्वेस्ट, अपील एंड सजेशन, ये तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड कैरिस्मेटिक, एडजेक्टिव होता है आकर्षक या फिर व्यक्तित्ववान को बोलते हैं कैरिस्मेटिक। कोई चीज़ बड़ी चार्मिंग है, कोई व्यक्ति बड़ा चार्मिंग है, इंस्पायरिंग डिवोशन, तो उसको बोलते हैं कैरिस्मेटिक। कैरिस्मा, वर्ड है कैरिस्मा। तो कैरिस्मा क्या? किसी ने बड़ा करिश्मा दिखा दिया, मतलब क्या? चमत्कार दिखा दिया, एकदम अजूबा दिखा दिया। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है। ग्रीक वर्ड है कैरिस्मा, इसका मतलब होता है डिवाइन गिफ्ट, जो एकदम दैवीय है कोई चीज़, तो वो वही तो आकर्षक होती है। द लीडर्स कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी वोन मैनी फॉलोअर्स। लीडर की कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, उसने क्या करा है? बहुत सारे उसको फॉलोअर्स मिल गए हैं उससे। तो कैरिस्मेटिक मतलब आकर्षक, अट्रैक्टिव। मैग्नेटिक, कैप्टिवेटिंग एंड चार्मिंग, मार्क करेंगे इसमें से आप कैप्टिवेटिंग को, एंड चार्मिंग भी आप मार्क कर सकते हो। एक तरफ तो बड़ा आकर्षक है, अट्रैक्टिव है, दूसरी तरफ इसका उल्टा डल, एकदम भद्दा सा, अनइंस्पायरिंग है, एंड रिपल्सिव है, मार्क करेंगे रिपल्सिव को। तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है फ्रेगमेंटेशन, नाउन होता है खंडन या फिर विखंडन को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, कोई चीज़ अगर पार्ट्स में बट जाएगी उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। टुकड़ों में बंटने को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट होता है टुकड़ा। फ्रेजाइल ब्रेक्स फ्रेगमेंटेशन। देखो कोई चीज़ अगर फ्रेजाइल है, तो फ्रेजाइल है मतलब कमज़ोर है, टुकड़ों में टूट सकती है, और फ्रेगमेंटेशन उसका हो सकता है। तो लैटिन वर्ड है फ्रेंगेर। फ्रेंगेर का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, टूट जाना। तो जो चीज़ टूट जाएगी तो वो टुकड़ों में बट जाएगी। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में बटना। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एम्पायर वीकेंड इट्स पावर। फ्रेगमेंटेशन हुआ है एम्पायर का मतलब पूरे राज्य का, तो उससे क्या हो गया है? उसकी पावर वीकन हो गई है, कमज़ोर हो गई। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में बट जाना। डिसइंटीग्रेशन, डिवीजन एंड रप्चर, मार्क करेंगे रप्चर को, मार्क करेंगे डिसइंटीग्रेशन को। डिवीजन तो पता है आपको। चलिए भाई, एक तरफ तो भाई खंडन हो रहा है, टुकड़ों में बढ़ रही हैं चीज़ें, दूसरी तरफ यूनिटी है, कोहेजन है, एंड कंसोलिडेशन है। मार्क करो कंसोलिडेशन को, मार्क करेंगे कोहेजन को। बेटा देख रहे हो कितने कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे ये। तो इस क्लास की खासियत यही है कि इस क्लास में अगर एग्जाम्पल भी आपको दिया जा रहा है तो वो भी एग्जाम ओरिएंटेड ही है। अगला वर्ड है कारकास, नाउन होता है शव या फिर मृत शरीर को, और खासतौर पर किसी एक जानवर के मृत शरीर को, शव को बोलते हैं, डेड बॉडी को कारकास। डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, सिंपल है। कार क्रैश, अच्छा कार से कोई एनिमल क्रैश हो गया तो उसकी जो बॉडी थी वो कारकास बन गई, मतलब डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। ओल्ड फ्रेंच वर्ड है कारकोइज, इसका मतलब होता है बॉडी, तो डेड बॉडी किसी एनिमल की उसको बोलते हैं कारकास। वल्चर्स फैट ऑन द कारकास ऑफ द डियर। वल्चर जो होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, फैट का मतलब खाना खाते हैं, किस चीज़ से खाना खाते हैं वो? कारकास यानी कि डेड बॉडी से, डियर की यानी कि हिरन की। हिरन जो मर जाते हैं जंगलों में, उनकी डेड बॉडी को खाते हैं वल्चर्स। कोप्स, रिमेन्स एंड कैडेवर, मार्क करो कोप्स को, मार्क करेंगे कैडेवर को। ठीक है, दोनों वर्ड्स अच्छे हैं, दोनों का मतलब शव से संबंधित है, डेड बॉडी से। एंटोनिम्स रहेंगे लिविंग बॉडी, ऑर्गेनिज्म एंड बीइंग, मतलब जीवित है कोई चीज़। नेक्स्ट अगला वर्ड है बोल्स्टर, वर्ब भी है नाउन भी है, सहारा देना, मजबूत करने को बोलते हैं बोल्स्टर करना, स्ट्रेंथन करना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना या फिर स्ट्रेंथन करना। द एड पैकेज विल बोल्स्टर द इकोनॉमी। एड पैकेज आया है, मदद के लिए पैकेज आया है कोई इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, तो वो क्या करेगा? वो बोल्स्टर करेगा, सपोर्ट करेगा, मजबूत करेगा। स्ट्रेंथन, रीइंफोर्स एंड सपोर्ट, मार्क कर लो रीइंफोर्स को। एक तरफ तो मजबूत करा जा रहा है, सहारा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ इसका उल्टा वीकन, कमजोर कर रहे हैं, अंडरमाइन और डिमिनिश, तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है ट्रेजेक्टरी, नाउन होता है, इसका मतलब होता है पथ या फिर मार्ग। द कर्व्ड पाथ ऑफ समथिंग इन मोशन, कोई चीज़ अगर मोशन में है लगातार तो उस पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। भाई ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर होता है गाँव में खेती के लिए, और एक होता है जेट जो आसमान में उड़ता है।
भाई ट्रैक्टर हो चाहे जेट हो, एक रास्ते से ही तो होकर गुजरेगा, तो उसी रास्ते को बोलते हैं क्या? ट्रेजेक्ट्री, पाथ ऑफ मूवमेंट। द मिसाइल फॉलोड आर स्टीप ट्रेजेक्ट्री, मिसाइल ने क्या करा है? पाथ, एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया है। पाथ, कोर्स एंड रूट तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे डेविएशन यानी कि भटकाव, रैंडमनेस एंड डिग्रेशन। मार्क कर लो डिग्रेशन को। नेक्स्ट, अच्छा वर्ड्स कंप्लीट हो गए। देखो बेटा आपने कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। अगर अच्छे से लगे हैं, आपको अच्छे से समझ में आए हैं और आपको लगता है कि मेरा कंटेंट सच में एग्जाम ओरिएंटेड है, तो जितने बच्चे अभी देख रहे हैं सारे के सारे बच्चे अभी के अभी वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं। विसल इन द डार्क, डर को छुपाने की कोशिश। प्रिटेंडिंग टू बी कॉन्फिडेंट व्हेन अफ्रेड, जब आप अफ्रेड हो, डरे हुए हो, तब आप ये प्रिटेंड कर रहे हो कि आप डरे हुए नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट हो। विसल का मतलब होता है सीटी और डार्क का मतलब होता है अंधेरा। आपने कभी नोटिस किया होगा रात में अगर आप कहीं जा रहे हो तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, डर के मारे वो सीटी बजाना शुरू कर देंगे अपने आप ही, या फिर बोल कर निकलते हैं। तो विसल इन द डार्क का मतलब क्या है कि आप अंधेरे में बोल कर निकल रहे हो कि आप डर तो रहे हो लेकिन अपने डर को मिटाने की, अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हो। विसल इन द डार्क, डर को छुपाने की कोशिश। हिज स्पीच साउंडेड लाइक अ विसल इन द डार्क ड्यूरिंग द क्राइसिस, क्राइसिस चल रहे हैं उसके बीच में उसकी जो स्पीच आई है वो कैसी लग रही है? विसल इन द डार्क मतलब क्या? वो डरा हुआ है लेकिन बस वो कॉन्फिडेंट होने की प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है। जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका मतलब होता है लोकप्रियता की लहर पर सवार होना। टू अडॉप्ट समथिंग ट्रेंडी फॉर गेन, किसी ट्रेंडी चीज़ को फॉलो करना, उसको बोलते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। होता है ना आजकल जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उस पर रील्स बननी शुरू हो जाती हैं, तो वो क्या है, वो क्या है, वो चीज़ क्या है? दैट इज जंपिंग ऑन द बैंड वैगन। मैनी पॉलिटिशियंस जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन आफ्टर द मूवमेंट गेन पॉपुलरिटी, कोई मूवमेंट था उसने जैसे ही पॉपुलरिटी पकड़ी वैसे ही पॉलिटिशियंस ने क्या करा? दे जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन, मतलब उस ट्रेंड में शामिल हो गए। होता है ना कोई भी मूवमेंट देख लो, उसमें शुरुआत होती है एक नॉर्मल आम इंसान करता है और फिर सारे पॉलिटिशियंस उसके अंदर कूद जाते हैं। तो जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब किसी ट्रेंड के अंदर शामिल हो जाना। नेक्स्ट, अगला इडियम है ह्यू एंड क्राई। ये तो सिंपल है, कितनी बार आया मैंने बता चुका हूँ उसको कई बार। हंगामा या फिर शोर शराबा। लाउड प्रोटेस्ट और कमोशन को बोलते हैं ह्यू एंड क्राई, शोर शराबे को, हंगामा करने को। द न्यू पॉलिसी क्रिएटेड अ ह्यू एंड क्राई अमंग स्टूडेंट्स, नई पॉलिसी आई है उसने स्टूडेंट्स के अंदर क्या कर दिया है? ह्यू एंड क्राई क्रिएट कर दिया है, मतलब क्या? हंगामा क्रिएट कर दिया है। फायर इन समवंस बेली, जोश या फिर प्रेरणा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और ड्राइव। फायर का मतलब क्या होता है? आग का मतलब क्या होता है? आपको जोश से संबंधित है आग। अगर किसी के पेट के अंदर आग है मतलब क्या? उसके अंदर एंथुसियाज्म है, काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन है चीज़ों को करने का, जोश या फिर प्रेरणा। द यंग एथलीट हैड फायर इन हिज बेली टू विन, यंग एथलीट है, ठीक है, एक जवान खिलाड़ी है, उसके अंदर क्या है? एक फायर इन हिज बेली, मतलब कि उसके अंदर काफ़ी जोश है किस चीज़ के लिए? जीतने के लिए। फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। पहला है कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल कर देना। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन, सेकेंड फॉर्म आई है कॉल्ड ऑफ। तो मीटिंग कैसी थी? कॉल्ड ऑफ कर दी गई, मतलब कैंसिल कर दी गई रेन की वजह से। अब जब रेन पड़ेगी तो बारिश पड़ेगी तो कौन आएगा मीटिंग में? तो उसको कॉल ऑफ कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। केव इन का मतलब होता है झुक जाना, मान लेना। तो यील्ड और सरेंडर कर देने को बोलते हैं केव इन कर देना, गिव अप कर देना। द गवर्नमेंट फाइनली केव्ड इन टू पब्लिक प्रेशर में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? केव इन कर दिया है, यानी कि झुक गई है सरकार। क्लैम अप, चुप हो जाना। टू सडनली स्टॉप टॉकिंग, क्लैम अप का मतलब होता है चुप जाना, सडनली बोलना बंद कर देना। ही क्लैम्ड अप, सेकेंड फॉर्म आई है ही क्लैम्ड अप व्हेन आस्क्ड अबाउट द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बारे में जब उससे पूछा गया तो वो कैसा हो गया? क्लैम अप हो गया, यानी कि चुप गया। क्लैम्प डाउन टू, क्लैम्प डाउन टू का मतलब होता है कड़ी कार्रवाई करना, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। क्लैम्प डाउन ऑन, द पुलिस क्लैम्प डाउन ऑन इलीगल माइनिंग, पुलिस ने क्या करा है? क्लैम्प डाउन करा है, मतलब क्या? कड़ी कार्रवाई करी है, एक्शन लिया है किस पर? इलीगल माइनिंग चल रही थी, खुदाई चल रही थी उस पर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं। वार्डरोब नाउन होता है, अलमारी, कपड़ों की अलमारी को बोलते हैं वार्डरोब, सबको पता होगा। कपबोर्ड फॉर क्लोथ्स, कपबोर्ड का मतलब ये नहीं है वहाँ पर कपड़े कप रखे होते, नहीं, वहाँ पर कपड़े रखे होते हैं, अलमारी को ही बोलते हैं कपबोर्ड। तो कपड़ों की जो अलमारी होती है उसको बोलते हैं वार्डरोब। शी बॉट अ न्यू वार्डरोब फॉर हर ड्रेसेस, अपनी ड्रेसेस के लिए, अपने कपड़ों के लिए उसने क्या खरीदा है? एक नया वार्डरोब, यानी कि एक अलमीरा खरीदी है। वर्सेटाइल एडजेक्टिव होता है बहुमुखी, अनेक गुणों वाला। एबल टू अडेप्ट टू मैनी फंक्शंस, वर्सेटाइल क्या है? उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। होता है ना, कोई एक्टर होता है, कोई एक्टर वर्सेटाइल एक्टर है, मतलब क्या? वो किसी भी एक्ट को परफॉर्म कर सकता है,
मतलब अनेक गुणों वाला है। एबल टू अडेप्ट टू मैनी फंक्शंस। ही इज अ वर्सटाइल एक्टर हु कैन प्ले एनी रोल। देखो आ गया फिर से, वो कैसा एक वर्सटाइल एक्टर है, कोई भी कैसे भी रोल को प्ले कर सकता है। नेक्स्ट, प्रोटोटाइप नाउन होता है, प्रारूप या नमूने को बोलते हैं। फर्स्ट मॉडल ऑफ समथिंग, किसी चीज का नमूना है, मॉडल है, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटो नहीं है, प्रोटोटाइप है, उसके जैसा है, मतलब उसका नमूना है, उसका मॉडल है। द कंपनी अनवील्ड द प्रोटोटाइप ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार आ रही है किसी कंपनी की, तो उसने अपने जो प्रोटोटाइप है ना, उसका जो नमूना, उसका जो मॉडल है, उसको अनवील कर दिया है पब्लिक के सामने, उसको ला दिया है, उसको रिवील कर दिया है। अगला है मंडेन, एडजेक्टिव होता है, साधारण या फिर नीरस को बोलते हैं मंडेन। लैकिंग एक्साइटमेंट, जिसके अंदर बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं है। ऑर्डिनरी, बहुत साधारण सी चीज़ है, उसको बोलते हैं मंडेन। ही क्विकली गॉट बोर्ड विद हिज मंडेन रूटीन। वह अपने मंडेन रूटीन से, अपने बोरिंग वाले जो एक्साइटमेंट जिसमें नहीं है, ऑर्डिनरी रूटीन से बोर हो चुका है। तो मंडेन मतलब साधारण एकदम। चलिए भाई, हमने वोकैब का पोर्शन कवर किया, अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड पोर्शन में हम पढ़ेंगे एडिटोरियल एनालिसिस। ऑलराइट, चलिए भाई। डबल स्पीक मतलब दोहरी बातें। ऑन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक्शंस एंड इंडिया। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्शंस हैं और इंडिया, उसके बारे में आज का एडिटोरियल बेस्ड है। बेसिकली ये कल 13 तारीख का एडिटोरियल है, लेकिन बहुत अच्छा एडिटोरियल था, इसलिए मैंने इसको आज कवर कर लिया है। इंडिया इज फाइंडिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीजिंगली अनरिलायबल। इंडिया, हमारा प्यारा भारत, क्या कर रहा है, देख रहा है चीज़ों को, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्रीजिंगली अनरिलायबल हमको दिखाई दे रहा है, वो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। वीक्स आफ्टर कॉलिंग ऑफ द विजिट ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस टू दिल्ली, द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन सेज इट हैज़ इन्वाइटेड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड द इंडियन ट्रेड टीम टू वॉशिंगटन टू रिज्यूम टॉक्स फॉर द इंडिया यूएस FTA। वीक्स आफ्टर कॉलिंग ऑफ द विजिट, एक विजिट थी, ट्रेड नेगोशिएशन की विजिट होनी थी दिल्ली में अमेरिका के द्वारा, उसको कॉल ऑफ कर दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया अमेरिका के द्वारा, यूएस के द्वारा। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने अब क्या कहा है कि भाई इट मतलब यूएस के लिए आया है, इट हैज़ इन्वाइटेड कॉमर्स मिनिस्टर, कि भाई हमने ना भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल को इन्वाइट किया है और इंडियन ट्रेड टीम को इन्वाइट किया है वॉशिंगटन आने के लिए, जिससे कि हम रिज्यूम कर पाएँ, बातचीत को जारी कर पाएँ इंडिया यूएस के FTA में। The announcement came days after US President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi signaled through public comments and social media posts a halt to tensions of the last 4 months. Announcement, ये जो announcement आया US की तरफ से, ये कुछ दिनों के बाद आया जब US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सरपंच साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब सिग्नल दिया थ्रू पब्लिक कमेंट्स में और सोशल मीडिया पोस्ट में, इन्होंने सिग्नल दिया कि भाई एक जो कई महीनों से जो टेंशन चल रही है ना इंडिया और यूएस के बीच में, तो वहाँ पर एक हल्ट वहाँ पर देखने को मिला, पोज वहाँ पर देखने को मिला। ऑन थर्सडे September 11, 2025, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एंड मिस्टर ट्रम्प्स एम्बेसडर डेजिग्नेट टू इंडिया सर्जियो गोर also said they expect ties to be smooth, a trade deal to be announced shortly, and a Quad summit later this year. थर्सडे को 11 सितंबर 2025 को यूएस स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो और मिस्टर ट्रंप के जो एम्बेसडर डेजिग्नेट करे गए हैं जो इंडिया के लिए, सर्जियो गोर, उन दोनों ने भी क्या कहा कि दे एक्सपेक्ट टाइज टू बी स्मूथ। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि भारत और अमेरिका के जो टाइज रहेंगे, जो संबंध रहेंगे, स्मूथ रहेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे। अ ट्रेड डील टू बी अनाउंस शॉर्टली, एक ट्रेड डील बहुत जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। एंड अ क्वाड समिट लेटर दिस ईयर, और इस साल के लास्ट में क्या हो जाएगा, एक क्वाड समिट हो जाएगा, एक सम्मेलन हो जाएगा। Despite the US punitive actions against India on trade, visas, deportations, and Mr. Trump's comments on Operation Sindoor, the ceasefire, and his dealings with Pakistan, New Delhi has appeared prepared to move forward as well, with Mr. Goyal and External Affairs Minister S. Jaishankar confirming India's active engagement with the US. देखो ये कह रहे हैं Despite the US punitive action, punitive मतलब दंडात्मक एक्शन यूएस ने लिए अगेंस्ट इंडिया, ट्रेड के ऊपर, व्यापार के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, वीज़ा के ऊपर, डिपोर्टेशन के ऊपर। डिपोर्टेशन मतलब वहाँ पर जो हमारे नागरिक रह रहे हैं उनको हमारे देश में डिपोर्ट किया गया, भेजा गया वापस से, जैसे भेजा था वो सबको पता है। एंड मिस्टर ट्रंप की जो कमेंट्स हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, इन चीज़ों को, इन सब चीज़ों के बावजूद द सीज़फायर जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में इन्होंने कहा था कि हमने करवा दिया सरपंच साहब ने, एंड हिज डीलिंग्स विद पाकिस्तान, और इनकी जो डीलिंग्स है ना पाकिस्तान को लेकर के आज की तारीख में,
इन सब चीज़ों के बावजूद भी न्यू दिल्ली हैज़ अपीयर्ड प्रिपेयर्ड टू मूव फॉरवर्ड एज वेल। न्यू दिल्ली यानी कि हमारा प्यारा भारत, अपीयर्ड प्रिपेयर्ड मतलब क्या, हम बिल्कुल प्रिपेयर हैं आगे बढ़ने के लिए। विद मिस्टर गोयल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, कंफर्म कर रहे हैं दोनों मिनिस्टर्स हमारे इंडिया के एक्टिव एंगेजमेंट को विद द यूएस, जो यूएस के साथ हमारा एक्टिव रहेगा एंगेजमेंट, मतलब बहुत होशपूर्वक करा जाएगा यूएस के साथ में चीज़ों को, क्योंकि अनरिलायबल है ना यूएस, तो वो पता ही नहीं उसका क्या करेंगे कैसे करेंगे। और ट्रम्प तो भाई दो ही चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, या तो फैसले करवाने के लिए सरपंच साहब, या फिर सैंक्शंस लगाने के लिए। हाउएवर लेकिन अदर कमेंट्स बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इंडियाज इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल कुड थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क्स। लेकिन जो दूसरे कमेंट्स आ रहे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंडिया के इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल, हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, वो हमको सस्ता मिल रहा है, यूएस को इस चीज़ से दिक्कत है, तो उसके जो कमेंट्स हैं वो हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर आते रहते हैं। कुड थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क्स, तो ये जो हमारे संबंध थोड़े से ठीक हो सकते हैं, उस चीज़ को जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो लगातार कमेंट्स आते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं स्पैनर बन जाएगा, वो कहीं ना कहीं बाधा बनेंगे। मिस्टर गोर हैज सेड दैट स्टॉपिंग द इम्पोर्ट्स बाय इंडिया रिमेन्स द यूएस टॉप प्रायोरिटी, while Commerce Secretary Howard Lutnick has said that India has got to stop buying Russian oil for a US trade deal। कह रहे हैं कि मिस्टर गोर ने कहा है कि भाई स्टॉपिंग द इम्पोर्ट्स बाय इंडिया रिमेन्स द यूएस टॉप प्रायोरिटी, कि भाई इंडिया से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे चीज़ों को, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। अमेरिका फर्स्ट वाली पोजीशन में, ठीक है, उस वाली पॉलिसी में ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी बरकरार रहेगी, हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी तरफ कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक कह रहे हैं कि भाई इंडिया हैज़ टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल फॉर अ यूएस ट्रेड डील। कह रहे हैं कि अगर आपको यूएस से ट्रेड डील करनी है तो रशिया से आपको ऑयल परचेस करना बंद करना पड़ेगा। तो देख रहे हो उनका, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि संबंधों में सुधार करेंगे, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं इंडिया से कोई सामान नहीं खरीदेंगे और इंडिया को रशियन ऑयल खरीदना बंद करना चाहिए और यूएस से ऑयल ले लेना चाहिए यूएस की ट्रेड डील करने के लिए। तो दोहरी बातें हैं। मीनवाइल reports suggest that Mr. Trump has personally asked the European Union to slap 100% sanctions on India and China to make Russia stop the Ukraine conflict। और मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो क्या सजेस्ट करती हैं कि भाई मिस्टर ट्रंप ने ना पर्सनली पूछा था मतलब कहा था यूरोपियन यूनियन को किस चीज़ के लिए 100% सैंक्शंस लगाओ इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर, टू मेक रशिया स्टॉप, कि जिससे कि रशिया को स्टॉप करा जाए यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो उसमें रशिया को रोकने के लिए 100% सैंक्शंस इंडिया पर और चाइना पर लगाओ, जो कि रशिया से परचेज ना कर पाए। द यूएस डबल स्पीक विल डिसअपॉइंट मैनी इन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री सर्कल्स हु हैड एक्सप्रेस रिलीफ ओवर द मोदी ट्रम्प डिटोंट एंड द रिजम्पशन ऑफ द ट्रेड टॉक्स। कह रहे हैं कि जो यूएस की जो डबल स्पीक चल रही है विल डिसअपॉइंट मैनी इन गवर्नमेंट में बहुत सारे गवर्नमेंट और इंडस्ट्री सर्कल्स जो हैं उसके अंदर बहुत लोगों को डिसअपॉइंट करेंगी ये चीज़, क्योंकि यूएस ने दिखाया है कि भाई रिलीफ ओवर द मोदी ट्रम्प डिटोंट, कि भाई अब रिश्ते सुधरेंगे, हिंट दिया है, लेकिन रिश्ते सुधरेंगे कैसे अगर इस तरीके की चीज़ें डबल तरीके से चल रही हैं, तो डबल स्टैंडर्ड में। एंड द रिजम्पशन ऑफ द ट्रेड टॉक्स, कि भाई ट्रेड टॉक्स को भी वो रिज्यूम करेंगे, तो लेकिन करोगे कैसे यार, कुछ एक्शन तो दिखने चाहिए उसमें। एट 50% पर इंडिया एंड ब्राज़ील फेस द हाईएस्ट यूएस टैरिफ्स, यूएस के सबसे बड़े टैरिफ्स इंडिया और ब्राज़ील ने झेले हैं 50% पर। एंड इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैव बिगन टू सी ऑर्डर्स बीइंग कैंसल्ड, और इंडिया के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स थे जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करके सामान जाता था यूएस में, वहाँ के ऑर्डर्स कैंसिल होना शुरू हो गए हैं। भाई हो ही जाएंगे ना कैंसिल, जब टैक्स ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कोई परचेज ही नहीं कर पाएगा, उसकी कीमत ही इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन, हमारे यहाँ के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वी अनंत नागेश्वरन, द टैरिफ्स कुड मीन, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो टैरिफ्स है ना कुड मीन अ लॉस ऑफ 0.5% फ्रॉम इंडियाज जीडीपी। कह रहे कि ये 0.5% इंडिया की जीडीपी का 0.5% होता है ये। द टैरिफ्स कुड मीन अ लॉस ऑफ 0.5% फ्रॉम इंडियाज जीडीपी एंड जॉब लॉस होंगे विल बी अ कंसर्न एज वेल, और जॉब लॉस की कंसर्न रहेगी, जॉब लॉस की अलग से। इन थ्योरी में the government could consider the US demands on reducing Russian oil if they had not been served as an ultimatum। थ्योरी में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंसीडर कर सकती है थ्योरी में यूएस की जो डिमांड है ना कि भाई आप रशियन ऑयल को रिड्यूस करो, उसको परचेस करना कम करो, इफ़ दे हैड नॉट बीन सर्व्ड एज एन अल्टीमेटम, अगर उसको अल्टीमेटम भी नहीं मान रहे हो तब भी
कह रहे हैं कि भाई थ्योरी में तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाउएवर लेकिन इवन इफ न्यू दिल्ली वॉज सो इंक्लाइन, वॉशिंगटन इज मेकिंग द चॉइस मच हार्डर विद इट्स क्रूडली वर्डेड डिक्टेट्स। लेकिन फिर भी हमारा जो भारत है इतना, अगर मान लो सो इंक्लाइन, अगर हम इस चीज़ को लें कि भाई ठीक है, अगर हम संबंध सुधारने के लिए चीज़ों को कर भी लें, तो वॉशिंगटन इज़ मेकिंग द चॉइस मच हार्डर। तो वॉशिंगटन जो अमेरिका है वो चीज़ों को और ज़्यादा मुश्किल भरा बना दे रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड बना दे रहा है अपने क्रूडली वर्डेड डिक्टेट्स। ये जो हुक्म दे रहा है ना, सीधा सीधा हुक्म देते हैं कि ये कर दो, रशिया से तेल परचेज करना बंद करो। अरे भाई आप कौन हो, आप कौन हो हमको बताने वाले कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना? इंडिया क्या तुम्हारे अंडर में थोड़ी ना आ रहे हैं हम लोग तुम्हारे गुलाम थोड़ी ना है भाई। हमको कहाँ से क्या खरीदना है, किसको क्या बेचना है, तो हम डिसाइड करेंगे ना, आप थोड़ी ना करोगे। पूरे वर्ल्ड के ठेकेदार तो नहीं हो सकते हो आप। While the Modi government did accept the US demands to stop the imports of Iranian and Venezuelan oil earlier, repeating that in 2025 with Russia is more complex. While the Modi government did accept the US demand, अगर US की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती है मोदी गवर्नमेंट टू स्टॉप द इम्पोर्ट्स ऑफ ईरानियन एंड वेनेजुएलन ऑयल अर्लियर, हाँ जब इंडिया ने एक्सेप्ट किया था, देखो डिड आ रहा ना यहाँ पर, तो पास्ट से संबंधित है। जब इंडिया मोदी गवर्नमेंट ने यूएस की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ईरान और वेनेजुएला के जो ऑयल थे उनको हमने नहीं परचेज किया था, रिपीटिंग दैट इन 2025 विद रशिया इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। तो भाई साहब हमने वेनेजुएला के और ईरान के ऑयल तो हमने बंद कर दिए थे, हमने रशिया से उससे अमेरिका से ख़रीदना शुरू कर दिया था। बट अगर हम इस चीज़ को रिपीट कर देते हैं 2025 में रशियन ऑयल के साथ में, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि रशिया हमको बहुत अच्छी कीमत पर अभी ऑयल प्रोवाइड कर रहा है। वाइल द कॉस्ट ऑफ ऑयल सैंक्शंस एंड हाई टैरिफ्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड, द कॉस्ट ऑफ केविंग इन नाउ एंड द रिजल्टेंट रेपुटेशनल डैमेज मे सीम ग्रेटर इन द बैलेंस। वाइल द कॉस्ट ऑफ ऑयल सैंक्शन, ये जो कॉस्ट है किस चीज़ की, ऑयल सैंक्शंस की और हाई टैरिफ्स की, कैन बी एब्जॉर्ब, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करा जा सकता है। जो कॉस्ट ऑफ केविंग इन नाउ ना, ये जो झुकने की, ये जो हार मान लेने की जो कॉस्ट रहेगी, एंड द रिजल्टेंट रेपुटेशनल डैमेज जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, मे सीम ग्रेटर इन द बैलेंस। मतलब ठीक है, अगर हमने ऑयल सैंक्शंस को और हाई टैरिफ्स को एब्जॉर्ब अगर हम कर भी गए, लेकिन अगर झुकने की जो कॉस्ट आएगी ना अमेरिका के सामने, वो वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा डैमेज रहेगा रेपुटेशनल, वो भाई साहब वो उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो यहाँ पर झुकना नहीं है, चीज़ों को टैकल करते चले जाना है। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था, एक जियोपॉलिटिकल पिक्चर समझ में आई कि अमेरिका और इंडिया में क्या चल रहा है आज की तारीख में, इसीलिए मैंने इसके 13 तारीख के एडिटोरियल को आज कवर किया है। कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करते हैं। व्हाट कॉन्ट्राडिक्शन इज हाईलाइटेड इन ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंट स्टांस टुवर्ड्स इंडिया? क्या कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है? देखिए भाई कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है। सपोर्ट फॉर इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स बट प्रेशर ऑन टेक्सटाइल, नहीं, इंडियन ऑयल इंपोर्ट को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, काटो। टॉक्स ऑफ ट्रेड रिजम्पशन बट थ्रेट्स ओवर, हाँ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, आप एक तरफ तो कह रहे हो कि भाई हम ट्रेड टॉक्स को रिज्यूम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप थ्रेट कर रहे हो, धमकी दे रहे हो कि रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। विलिंगनेस फॉर ए क्वाड समिट की विलिंगनेस तो है बट डिनायल ऑफ वीजा एक्सेस नहीं। ये तो असली कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है, ये ट्रेड टॉक करना चाह रहे हो लेकिन थ्रेट कर रहे हो कि भाई रशियन ऑयल को मत खरीदो। सपोर्ट फॉर इंडिया इन द यूक्रेन वॉर बट सैंक्शंस ऑन चाइना, नहीं ये भी नहीं है, बी ऑप्शन इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन है। एक मिनट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन, व्हाट इज वन लाइकली इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द यूएस टैरिफ? यूएस टैरिफ के क्या कंसिक्वेंस रहने वाले हैं? डिक्लाइन इन इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, नहीं आएगा, इंपोर्ट डिक्लाइन नहीं होंगे। रिडक्शन ऑफ इंडिया जीडीपी बाय 0.5%, हाँ 0.5% डिक्लाइन करेगी हमारी जीडीपी, रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर सैंक्शन लगेंगे, हम व्यापार नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। तो 0.5% की बात इन्होंने बताई थी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने। ये ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। वाई इज इट हार्डर फॉर इंडिया इन 2025 टू कंप्लाई विद द यूएस डिमांड टू कट रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कंपेयर टू अर्लियर ईरानियन एंड वेनेजुएलियन ऑयल कट्स? पहले ईरान और वेनेजुएला के जो हमने ऑयल कट्स कर लिए थे वहाँ से हमने परचेज करना बंद कर दिया था। 2025 में रशियन ऑयल पर इसको करना, वैसा कट करना क्यों मुश्किल है इंडिया के लिए? रशिया ऑफर्स चीपर ऑयल देन अदर सप्लायर्स, हाँ ये तो हो सकता है,
द ऑयल सप्लाई नेटवर्क हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ऑयल सप्लाई नेटवर्क को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रेपुटेशनल डैमेज हो जाएगा और जियो पोलिटिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ ये तो कहा था ना, 2025 में अगर हम इस चीज़ को दोहराते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी कि भाई रेपुटेशनल डैमेज होगा और जियो पोलिटिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। द इंडियन गवर्नमेंट इज़ बाउंड बाई ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं अमेंडमेंट से तो बाउंड नहीं है हम, तो सी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट है। ग्रामर एमसीक्यूज करते हैं, आइडेंटिफाई करना है आपको इसमें एरर। चलिए भाई धीरे धीरे पढ़िएगा और जहाँ पर एरर मिलेगा वहीं पर इसको स्पॉट करके एकदम से आंसर को फाइंड करेंगे। डेस्पाइट द यूएस प्यूनिटिव एक्शंस अगेंस्ट इंडिया ऑन ट्रेड, यूएस के प्यूनिटिव एक्शंस के बावजूद ट्रेड पर जो इंडिया के खिलाफ लगाए हैं, वीज़ा, डिपोर्टेशन, मिस्टर ट्रंप की जो कमेंट्स हैं, मिस्टर ट्रंप्स कमेंट्स ऑन ऑपरेशन सिंदूर, द सीज फायर के ऊपर एंड हिज डीलिंग्स विद पाकिस्तान, न्यू दिल्ली हैव अपीयर्ड प्रिपेयर्ड टू मूव फॉरवर्ड एज वेल। क्या एरर है इसमें? एरर तो इसमें नहीं दिख रहा कुछ। डेस्पाइट द यूएस प्यूनिटिव एक्शंस अगेंस्ट इंडिया ऑन ट्रेड, यहाँ तक ठीक है। वीज़ास, डिपोर्टेशन एंड मिस्टर ट्रंप्स कमेंट्स ऑन ऑपरेशन सिंदूर, यहाँ तक भी ठीक है, सब्जेक्ट ही बन रहा है पूरा पूरा। द सीज फायर एंड हिज डीलिंग्स विद पाकिस्तान, यहाँ तक हो गया, डीलिंग्स विद पाकिस्तान ठीक है। न्यू दिल्ली ठीक है, ये एक बात हो गई। डेस्पाइट किस चीज़ के बावजूद? इन चीज़ों के बावजूद, यहाँ से लेकर यहाँ तक बता दिया, इन चीज़ों के बावजूद। अब जो न्यू दिल्ली है ये असली सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव नहीं आएगा, ये आएगा हैज़। ठीक है, तो देख रहे हो कहाँ जाकर के आपको एरर मिलता है। न्यू दिल्ली हैव नहीं, हैज़, क्योंकि सिंगुलर होता है। हैज़ अपीयर्ड प्रिपेयर्ड टू मूव फॉरवर्ड एज वेल, कौन से ऑप्शन में है? हैव अपीयर्ड को हैज़ अपीयर्ड कर देंगे तो पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चूज करना है ग्रामेटिक करेक्ट ऑप्शन। वॉशिंगटन आर मेकिंग तो काटो। वॉशिंगटन मेक्स द चॉइस हार्डर विद क्रूड वर्डेड इट्स डिक्टेट्स, ये क्या? ये यहाँ से पढ़ो उसको। वॉशिंगटन मेक्स द चॉइस, ठीक है, वॉशिंगटन को सिंगुलर मान लेते हैं, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब आ गया, ठीक है। वॉशिंगटन मेक्स द चॉइस हार्डर विद, यहाँ से पढ़ो, विद क्रूड वर्डेड इट्स डिक्टेट्स, ये तो कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा। इट्स क्रूडली वर्डेड डिक्टेट्स तो समझ में आता है, लेकिन विद क्रूड वर्डेड इट्स डिक्टेट्स ये तो कोई सीक्वेंस ही नहीं है, काट दो। वॉशिंगटन इज मेकिंग द चॉइस मच हार्डर, वॉशिंगटन क्या कर रहा है? चॉइस को और ज़्यादा मुश्किल बना दे रहा है। विद इट्स क्रूडली वर्डेड डिक्टेट्स, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है भाई साहब, सब कुछ ठीक है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, वॉशिंगटन मेकिंग द चॉइस, यहाँ पर तो आपने हेल्पिंग वर्ब ही मिस कर दिया। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? मेकिंग से पहले कुछ तो आएगा, इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, कुछ तो आएगा, तो डी ऑप्शन वैसे कट गया। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, सुटेबल आर्टिकल का क्वेश्चन है, आर्टिकल आपको इसमें फिल करना है। डैश अनाउंसमेंट केम 2 days आफ्टर मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर मोदी सिग्नल अ हल्ट टू टेंशंस। अनाउंसमेंट या फिर द, देखो ए तो आएगा नहीं अनाउंसमेंट से पहले, या तो एन आएगा या फिर द आएगा। एन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बात एक अनाउंसमेंट पर्टिकुलर की चल रही है जो मिस्टर ट्रंप और मोदी के बाद हुआ है चीज़ें, तो फिर स्पेशल है ना, पर्टिकुलर है, तो फिर द अनाउंसमेंट केम डेज आफ्टर मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर मोदी सिग्नल अ हल्ट टू टेंशंस। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई क्लोज टेस्ट करिएगा, क्लोज टेस्ट को करेंगे। आज का क्लोज टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दिक्कत हो सकती है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे, ट्रिक लगाएंगे और सेंस लगाएंगे तो ये भी आसान हो जाएगा। चलिए भाई पढ़िएगा धीरे धीरे, शुरुआत करते हैं। इंडियाज ट्रेड नेगोशिएशंस विद द यूएस रिमेन अनसर्टेन, इंडिया के जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं, समझौते हैं, मोलभाव है यूएस के साथ, अभी भी अनसर्टेन बने हुए हैं। वाइल वॉशिंगटन हैज़ इन्वाइटेड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल को इन्वाइट करा है फ्रेश टॉक्स के लिए। इट्स इंसिस्टेंस ऑन हल्टिंग रशियन ऑयल इंपोर्ट्स हैज़ कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स, ये जो लगातार जोर दे रहा है कि भाई रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को बंद कर दीजिए, रोक दीजिए, उससे मैटर को और कॉम्प्लिकेट बना दिया है। एट द सेम टाइम, उसी समय पर इंडियन एक्सपोर्टर्स आर फेसिंग राइजिंग टैरिफ्स, इंडियन के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो फेस कर रहे हैं राइजिंग टैरिफ्स, टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लग रहा है, पर्टिकुलरली इन द टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं। विद मैनी ऑर्डर्स बीइंग, अब जब टैक्स ज़्यादा लग रहे हैं, है ना, उनके अंदर बहुत सारा टैरिफ्स लग रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, तो उनके ऑर्डर्स क्या फाइनलाइज हो जाएंगे? भाई फाइनलाइज तो नहीं होंगे। एक्सपेंड बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे, डबल हो जाएंगे उनके ऑर्डर। भाई एक तरफ आप सामान, सपोज करो 100 रुपये का सामान आप बेच रहे थे पहले अमेरिका को, 100% टैक्स टैरिफ लगा दिया, अब वो सामान 200 का हो गया। अब मुझे बताओ कि ऑर्डर जो हैं वो बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? भाई कैंसिल हो जाएंगे ऑर्डर। बी ऑप्शन करेक्ट है। कॉस्ट डबल हो गई है तो भाई साहब ऑर्डर तो कैंसिल हो जाएंगे, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इकोनॉमिस्ट वांट दैट जीडीपी ग्रोथ कुड बी हिट, कि भाई जीडीपी ग्रोथ हिट हो सकती है, जॉब खो सकती हैं। न्यू दिल्ली
which earlier complied with US sanctions on Iranian and Venezuelan oil, finds the Russia case far more tests. न्यू दिल्ली यानी कि हमारा प्यारा भारत, जिसने पहले यूएस के सैंक्शंस को मान लिया था और ईरान और वेनेजुएला के ऑयल उसको परचेस को हमने कट कर दिया था। लेकिन अभी जो रशियन वाला मामला है ना, रशियन ऑयल का, वहाँ पर ये जो केस है, रशियन केस जो है, इसको हम कैसे मानते हैं? कॉम्प्लेक्स, कन्वीनियंट, इरेलीवेंट या फिर सुपरफिशियल? बताओ भाई। कन्वीनियंट तो नहीं है हमारे लिए, इरेलीवेंट है नहीं क्योंकि बहुत काम किया भाई, हमको सस्ता तेल तो कोई अगर दे रहा है तो इरेलीवेंट तो नहीं हो सकता, सुपरफिशियल बनावटी तो है नहीं। कॉम्प्लेक्स, ये जो केस है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स केस है। अगर हम यहाँ पर कट कर लेते हैं, पूरे विश्व में हमारी थू थू हो जाएगी और हमको मॉनेटरी लॉस भी हो जाएगा। गिविंग इन नाउ कुड कोज नॉट ओनली फाइनेंशियल स्ट्रेन। हाँ, अगर हम यहाँ पर गिव अप कर देते हैं, चीज़ों को कम कर देते हैं, वहाँ से इंपोर्ट वगैरह नहीं करते हैं ऑयल का, तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेन तो देगा ही, बट ऑल्सो सिग्निफिकेंट डैश डैमेज इंटरनेशनली। इंटरनेशनली कैसा डैमेज आएगा? रेपुटेशनली, एजुकेशनल, कल्चरल या फिर इंडस्ट्रियल? देखो, इंटरनेशनल में एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है, कल्चरल अगर हम वो कर देंगे तो इसमें कल्चरल का तो कोई मतलब नहीं आ जाएगा भाई, कल्चरल तो बहुत अलग चीज़ होती है ना। इंडस्ट्रियल खाली डायरेक्ट यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। रेपुटेशनल डैमेज होगी, हमारा भारत का नाम खराब हो जाएगा, तो इसका 9th का ए ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है जी, तो काफ़ी डिफिकल्ट था आज का क्लोज टेस्ट, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, एक एक चीज़ को समझते हुए पढ़ोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कोई भी चीज़ डिफिकल्ट रह जाए। ऑलराइट, तो 9th का ए ऑप्शन करेक्ट है। PQRS करते हैं। चलिए भाई, रीअलाइन द फॉलोइंग पार्ट्स, ये पार्ट्स हैं, इनको क्या करना है? एक कोहेरेंट सेंटेंस बनाना है। आज का PQRS इजी है, इसको मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बच्चे इसको कर लेंगे। चलिए भाई पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली रिस्क इकोनॉमिक क्लॉजेस इफ इट सकम्स टू एंड रेपुटेशनल कोर्ट्स इंटरनेशनली, वाशिंगटन प्रेशर ऑन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। देखो, इतना समझ में आ चुका है। देखो, ये एंड से शुरुआत नहीं होगी क्योंकि उससे पहले कोई बात कही गई होगी। इफ़ इट सकम्स टू मतलब ये कंडीशन लगाई है किसी काम को करने की, के बाद अगर ये काम करते हैं तो ये कंडीशनल क्लोज है, तो यहाँ पर तो भाई क्यू से शुरुआत नहीं होगी, है कहीं पर नहीं है। आर है, आर काटो। अब ऑप्शन बचता है पी, इतना समझ में आ गया, पी से शुरुआत होगी। न्यू दिल्ली रिस्क इकोनॉमिक लॉसेस, ठीक है। अब देखो, ये जो रिस्क है मतलब क्या? सिंगुलर है न्यू दिल्ली, उसके लिए रिस्क आया है, तो इसका मतलब अगर चीज़ें जुड़ेंगी तो कहीं ना कहीं अगली जो वर्ब आएगी वो भी तो वर्ब में एस लग कर आएगा। कहाँ पर आपको मिल रही है वो चीज़? कोस्ट में, कोस्ट में भी एस लग रहा है, तो मतलब क्या? पी के साथ में फिर आप आर को जोड़ लेंगे, तो पी आर एक में ही है, PRQS, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान से पढ़ो, ट्रिक मिल गई ना आपको। यहाँ पर रिस्क से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर फिर कोस्ट से जुड़ेगा, तो फिर इसी से जोड़ दो इसको। न्यू दिल्ली रिस्क इकोनॉमिक लॉसेस एंड रेपुटेशनल कॉस्ट इंटरनेशनली, कि भाई इकोनॉमिक लॉस का भी रिस्क है हमको और रेपुटेशनल कॉस्ट का भी इंटरनेशनली, पूरी विश्व में। इफ़ इट सकम्स टू, अब यहाँ पर कंडीशन आएगी, क्यों? इफ़ इट सकम्स टू अगर हम मान लेते हैं यूएस का, वाशिंगटन का प्रेशर ऑन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, एस ऑप्शन सबसे लास्ट में आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है जी, आसान था आज का, तो सभी ने बना लिया होगा इसको। नीचे आंसर की दी गई है, PDF से मिलेगी और PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब हम करते हैं वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वोकैब प्रैक्टिस विद मिक्स्ड ट्रिकी MCQs। स्टार्टिंग में जो आपने जितनी वोकैब पढ़ी थी, अब उसको करते हैं हम प्रैक्टिस। इसके बाद तो भाई साहब सारी की सारी वोकैब जितनी आज पढ़ी है सब कुछ रट जाएगा आज इसी क्लास में। चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड मीन्स टू स्टॉप समथिंग एब्रप्टली, किसी चीज़ को रोक देना, उसको क्या बोलते हैं? बोल्स्टर करना, हल्ट करना, वर्सेटाइल या फिर कारकास। बोल्स्टर तो क्या होता है? सपोर्ट करना। हल्ट करने का मतलब होता है रोकना, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। वर्सेटाइल तो बहुगुणी, अलग अलग गुण हैं किसी के अंदर, तो वो होता है। कारकास तो डेड बॉडी को बोलते हैं, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट है। इफ़ ए गवर्नमेंट इम्पोज प्यूनिटिव टैरिफ, अगर किसी ने प्यूनिटिव टैरिफ लगाए हैं, तो प्यूनिटिव टैरिफ कैसे होते हैं? पनिशमेंट वाले। एम्ड एट पनिशमेंट, रिवॉर्ड के लिए तो नहीं है, सिंप्लीफाई करने के लिए भी नहीं है और डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पनिशमेंट में कोई चीज़ है तो वो प्यूनिटिव है। प्यून, ठीक है, समझ में आ गया। ए ऑप्शन ही करेक्ट है। फ्रेज है थ्रोइंग अ स्पैनर इन द वर्क्स, तो स्पैनर थ्रो करना मतलब बाधा डालना काम में, स्ट्रेंथन नहीं कर रहे। ऑब्स्ट्रक्शन, डिज़ाइन तो आपको कोई प्रोटोटाइप कर नहीं रहे हो, बोल्स्टर कर नहीं रहे हो, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। आप प्रोग्रेस को क्या कर रहे हो? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, रोक रहे हो। विच टर्म यूज फॉर रिडक्शन ऑफ स्ट्रेन्ड रिलेशन, स्ट्रेन्ड रिलेशन है, खराब रिश्ते चल रहे हैं, उसकी रिडक्शन, उसको कम करने को क्या बोलते हैं? डिक्टेट, तो
क्या होता है, हुक्म होता है। डिटोंट, हाँ डिटोंट ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। डिटोंट का मतलब होता है खराब रिश्तों को सुधारना, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इफ समवन इज इंक्लाइन टुवर्ड्स एन आइडिया, अगर कोई व्यक्ति एक आइडिया की तरफ इंक्लाइन है मतलब उसका झुकाव है, वो इच्छुक है। अवश्य कर रहा है नहीं, अनविलिंग तो है नहीं, अनविलिंग तो है नहीं, काटिएगा। डिस्पोज टू एक्सेप्ट इट, हाँ इसको एक्सेप्ट करने की तरफ है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। डिटरमिन टू रिजेक्ट इट नहीं है, एक्सेप्ट करने के लिए डिटरमिन है। डिक्टेट मतलब क्या, हुक्म, एक अथॉरिटी के द्वारा एक डिक्टेट दिया गया। एक फ्रेंडली सजेशन तो नहीं बोलते डिक्टेट को। एक वॉलंटरी एग्रीमेंट है नहीं। अराइव एज स्ट्रिक्ट कमांड को ही बोलते हैं डिक्टेट, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, आ कैरिस्मेटिक लीडर विंस फॉलोअर्स थ्रू, एक कैरिस्मेटिक लीडर जो होता है वो कैसे करता है, डल स्पीच के थ्रू कोई फॉलोवर तो नहीं मिल सकते। मैग्नेटिक चार्म है एकदम उसका, उसके अंदर चुंबक या जादू है, मतलब लोग खिंचे चले आते हैं उसकी तरफ। मोदी जी का कैसा है, जो हमारे मोदी जी हैं वो एक कैरिस्मेटिक लीडर हैं, तो वो कैसे हैं, मैग्नेटिक चार्म है उनके अंदर, बी ऑप्शन आप इसमें करेक्ट कर लीजिए। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो मैग्नेटिक रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके अंदर कैरिस्मा होता है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। द वर्ड फ्रेगमेंटेशन इज द अपोजिट ऑफ, वर्ड फ्रेगमेंटेशन जो है वो अपोजिट है, किस चीज़ के अपोजिट है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, टुकड़े होना किसी चीज़ के। यूनिटी, डिवीजन, रप्चर, डिसइंटीग्रेशन। तो भाई फ्रेगमेंटेशन का मतलब तो टुकड़े होना है, मतलब डिवीजन होना, रप्चर, डिसइंटीग्रेशन, तीनों तो इसके सिनोनिम रहेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब यूनिटी, ए ऑप्शन करेक्ट है। कारकास का मीनिंग पूछ रहे भी, कारकास क्या होता है। कारकास, कार से क्रैश हो गया जानवर, उसकी डेड बॉडी बन गई, तो डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, ए बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा, 9th का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, टू बोल्स्टर समवंस कॉन्फिडेंस मीन्स टू, बोल्स्टर करना किसी के कॉन्फिडेंस को, मतलब सपोर्ट करना, मजबूत करना, वीकन नहीं कर रहे, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, रीइंफोर्स कर रहे हो आप, 10th का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। द मिसाइल फॉलोड अ स्टीप ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, तो एक मिसाइल कैसा है, एक पाथ के थ्रू जाती है ना। ऑर्डिनरी पाथ, रैंडम नॉइस, कर्व्ड कोर्स, मंडेन डायरेक्शन, बताइए भाई 11 का सी ऑप्शन, कर्व्ड कोर्स है, मतलब क्या, घूमता हुआ एक से, ठीक है, इस तरीके से जाती हुई चीज़ें। एक ट्रेजेक्ट्री बेसिकली क्या है कि जिस रास्ते पर बार बार कोई चीज़ चली जाती है तो वो एक रास्ता बन जाता है, ठीक है, तो उसी को वो ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं बेसिकली। तो एक कर्व्ड कोर्स है, उससे क्या मिसाइल जाती है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हिज ऑप्टिमिज्म इज द क्राइसिस वॉज नथिंग मोर देन द विसल इन द डार्क, विसल इन द डार्क का मीनिंग पूछेगा, तो विसल इन द डार्क अगर आप अंधेरे में विसल बजा रहे हो, सीटी बजा रहे हो, तो मतलब क्या, आप डर रहे हो लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप कॉन्फिडेंट हो। फॉल्स शो ऑफ कॉन्फिडेंस, 12th का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इफ एवरीवन सडनली स्टार्ट सपोर्टिंग अ पॉपुलर मूवमेंट, अगर पॉपुलर मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो वो क्या कर रहे हैं, कॉलिंग इट ऑफ नहीं। जंपिंग ऑन द बैंड वैगन, बी ऑप्शन करेक्ट है। जंपिंग ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है ट्रेंड को फॉलो करना, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लाउड प्रोटेस्ट ओवर अ न्यू पॉलिसी इज बेस्ट डिस्क्राइब, लाउड प्रोटेस्ट है, एक नई पॉलिसी के ऊपर हो रहा है। ह्यू एंड क्राई मतलब क्या, हंगामा हो रहा है, 14 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अ प्लेयर विथ फायर इज इन हिज बैली, अगर किसी प्लेयर के फायर इन हिज बैली है मतलब बहुत जोश के अंदर भरा हुआ है, फियरफुल तो नहीं है, डीमोटिवेटेड है नहीं, हाईली डिटरमिन्ड है, जीतने का उसके अंदर बहुत प्रबल इच्छा है, सी ऑप्शन 15 का करेक्ट हो जाएगा। मज़ा आ रहा है ना भाई इन वाले क्वेश्चंस को करके, कितने सिंपल हैं और आपको पूरी वोकैब का एकदम सेंस समझा देते हैं ये, तो यही फ़ायदा है इस क्लास का। इफ़ अ मीटिंग इज कॉल्ड ऑफ, मीटिंग कॉल ऑफ कर ली गई मतलब कैंसिल कर दी गई, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट केव्ड इन का मतलब क्या है, झुक गई सरकार। स्टूड फर्म नहीं, फर्म नहीं खड़ी रही। सरेंडर्ड, 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है, सरेंडर्ड झुक गई है। व्हेन अ विटनेस सडनली क्लैम्प्स अप, अगर कोई विटनेस अचानक से क्लैम अप करता है तो वो बोलना शुरू कर देता है, स्पीक करता है कॉन्फिडेंस के साथ में, या बोलने से मना कर देता है, रुक जाता है, तो 18 का सी ऑप्शन करेक्ट है, बोलने से रुक जाने को बोलते हैं क्लैम्प्स अप। पुलिस क्लैम्प्ड डाउन ऑन इलीगल एक्टिविटीज़ मतलब कड़ी कार्रवाई करी है, एनकरेज नहीं करा उनको, इग्नोर भी नहीं करा, उनके साथ में एक्ट करा है बहुत स्ट्रिक्टली अगेंस्ट देम, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एक कपबोर्ड जिसमें क्लॉथ रखे जाते हैं उसको बोलते हैं वार्डरोब, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे 3 क्वेश्चन बचे हैं, आज 23 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक वर्सेटाइल एक्टर कौन है, जो लिमिटेड टू 1 रोल, केवल एक रोल निभा सकता है, नहीं। स्किल्ड इन मैनी रोल्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो बहुत सारे रोल्स को कर सकता है उसी को बोलते हैं वर्सेटाइल एक्टर, बहुगुणी। अब बचते हैं 2 क्वेश्चन,
अब इन दोनों के आंसर में से एक मैं कर दूंगा, एक आपको बताना है। आसान वाला मैं बता दूंगा, भारी वाला आपको बताना है। एक प्रोटोटाइप किसको बोलते हैं? फाइनल डिज़ाइन, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, फर्स्ट मॉडल, डिस्कार्डेड कारकास, इसको बोलते हैं। या फिर मोंडेन रूटीन, मोंडेन रूटीन इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटिंग, ऑर्डिनरी एंड डल, ग्लैमरस, करिस्मेटिक। तो मैंने कहा था एक मैं बता देता हूँ, एक आप बताएंगे। मैंने कहा था आसान वाला मैं बता देता हूँ और भारी वाला आप बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपके साथ करेंगे धोखा और दोनों के दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप ही देंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन 22 एंड 23 दोनों के आंसर मुझे आप कमेंट में देंगे और ABCD ना लिख करके जो आंसर है उसको पूरा लिखेंगे। ऑलराइट, चलिए कितने क्वेश्चन थे बेटा? 10 थे और यहाँ पर थे 23। 10 में से 7+ आज मार्क्स आपके आने चाहिए। 7+ ना करेंगे, चलो 6+। आज थोड़े से डिफिकल्ट थे क्वेश्चन, 6+ आएंगे, ठीक है, तो आपका अच्छा स्कोर है। और 23 में से आज अगर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं 18+, तो ये एक अच्छा स्कोर है। तो लगभग 33 में से, टोटल 33 में से 24+ अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं जिन बच्चों के, उनका स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। ऑलराइट, आप मुझे कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर भी बताएंगे और 22 एंड 23 का आंसर ज़रूर कमेंट करेंगे। ऑलराइट बेटा, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करके जाएंगे सारे बच्चे, कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए बेटा, आप लगातार मेहनत करते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव नाइस डे, गुड बाय।